हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वैसे होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम स्कैटरिंग एंड पेयर प्रोडक्शन, बट ये हम लास्ट में करेंगे। तो अभी हम करेंगे एनर्जी लॉस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू आयनाइजेशन, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल किसी मैटर में जब जाता है और वहां पे उस एटम का आयनाइजेशन करता है तो हमारे इंसिडेंट पार्टिकल का कितना एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरी इतनी सारी एग्जाम में लिख के आने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए जरूरी है। तो मान लीजिए अल्फा पार्टिकल या फिर प्रोटॉन या फिर कोई सा भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मूव करेगा किसी मैटर में और वो आयनाइज कर देगा या एक्साइट कर देगा उसके एटम्स को। ठीक है, तो ये जब होता है तो जब वो मैटर के किसी एटम के पास में चार्ज पार्टिकल जाता है तो बेसिकली इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। और वो कौन सा इंटरेक्शन होता है? कूलम इंटरेक्शन होता है, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है, हमने अल्फा पार्टिकल लिया है, प्रोटॉन लिया है, यानी कि वो हमारा चार्ज पार्टिकल है, और जो एटम का इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है। तो दोनों के बीच में किस तरह का होता है? कूलम फोर्स लगता है। तो कूलम इंटरेक्शन की वजह से मोमेंटम ट्रांसफर होता है या फिर स्कैटरिंग होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका आयनाइजेशन हो जाता है और हमारे पार्टिकल की एनर्जी में कमी आ जाती है। तो ये सब कुछ यहाँ थ्योरी में वही लिखा हुआ है जो आपको समझ में आ जाएगा। द एनर्जी ट्रांसफर टू द पॉजिटिव आयन रिलीज इन आयनाइजेशन, वी कंसीडर द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ मूविंग चार्ज पार्टिकल टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ सराउंडिंग मीडियम, है ना, वही लिखा है जो मैंने बता रही हूँ आपको। तो हम चलते हैं हमारे मुद्दे वाली बात पर आते हैं, डेरिवेशन पे। सो चलो कंसीडर करते हैं इंटरेक्शन। हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उसका केवल एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन कंसीडर करेंगे, बाद में सम कर देंगे सारे मटेरियल के लिए, यानी इंटीग्रेशन कर देंगे बाद में। पहले एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंसीडर करेंगे, फिर जो मीडियम में जितने एटम प्रेजेंट है सबके लिए समेशन कर देंगे। तो लेट्स कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ चार्ज ZE मूविंग विद द वेलोसिटी v, so that its closest distance of approach, which is impact parameter to a stationary electron, is a, as shown in figure। मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। सो यहाँ पर एक डायग्राम देखिए कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट है, और जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पे है, और हमारा चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो अगर मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और इस हमारे प्रोटॉन के बीच में पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अगर कोई इंटरेक्शन नहीं होता तो ये बिना डिस्टरबेंस के इस सीधी लाइन से निकल जाता। करेक्ट, लेकिन कूलम फोर्स की वजह से ये इस पाथ को फॉलो नहीं कर पाता है। तो क्लोजेस्ट अप्रोच जो होती है या इम्पैक्ट पैरामीटर होती है, ये वो डिस्टेंस होती है, ये वर्टिकल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ए, वो डिस्टेंस होती है जिस डिस्टेंस से आपका जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो उतना नजदीक से गुजर जाता अगर दोनों के बीच में किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं होता। तो उसे इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। यूजी में आपने रदरफोर्ड स्कैटरिंग में पढ़ा है इसके बारे में। अब हम देखते हैं कि हमारा वेलोसिटी तो इधर जा रहा है, करेक्ट, लेकिन किसी टाइम पे जब हमारा पार्टिकल P जो है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि फोर्स हमेशा Q1 और Q2 को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। और हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स का एरो इस डायरेक्शन में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? मोमेंटम ट्रांसफर का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? तो आपने मैकेनिक्स जो है 11-12 की मैकेनिक्स का एक थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करवा रही हूँ आपको, कोलिजन का। मैकेनिक्स में आपने कोलिजन पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जो इम्पल्स ट्रांसफर होती है, इम्पल्स भी आपने वर्ड सुना होगा, इम्पल्स, है ना, इम्पल्स जो होता है वो होता है FDT। ये ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है। ये इम्पल्स का कंसेप्ट होता है कि अगर दो पार्टिकल जब एक दूसरे से स्कैटरिंग कर रहे होते हैं तो इनका जो ये कॉमन प्लेन होता है, इम्पल्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ली जाती है, हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ली जाती है स्कैटरिंग में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अगर ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं तो ये हमारा इंसिडेंट पार्टिकल था ZE चार्ज का, जो कि इधर जा रहा था v वेलोसिटी से, करेक्ट, और उस टाइम पे स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ रखा हुआ था। तो हमारा जो फोर्स है वो तो इधर लग रहा था, तो फोर्स की डायरेक्शन तो देखो ये हो जाएगी, और मान लीजिए ये एंगल थीटा बन रहा है, और हमारे पास ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितनी है? a। तो अब इसको ध्यान से समझिएगा। जब मैं इम्पल्स ले रही हूँ, इम्पल्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू होता है dp ओवर dt। तो यहाँ से जो dp का फॉर्मूला है वो कितना हो जाता है? F dt। लेकिन एज यू कैन सी कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो आपका p भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि p का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा वही p का वेक्टर होगा। तो p तो इधर जा रहा है और f आपका इधर आ रहा है, f और p के बीच में थीटा एंगल है। तो f के दो कंपोनेंट लेते हैं, एक तो अलोंग द p लेते हैं, वो कितना हो जाएगा? f cos थीटा। एक
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं वो कितना हो जाएगा f sin थीटा। तो जब आपका पार्टिकल क्लोज इसको जाता 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 मान लीजिए जब यहाँ आएगा और आपका पार्टिकल यहाँ है, तो इन दोनों पार्टिकल का बीच में जो प्लेन होगा उनके इम्पल्स हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, और परपेंडिकुलर आपका कितना है f sin थीटा है, इसलिए इस f की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा f sin थीटा। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो कितना आ जाएगा dp इज इक्वल्स टू f sin थीटा एंड dt। और अगर यहाँ से टोटल इम्पल्स निकालनी है तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो, तो dp का p हो जाएगा इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा f sin थीटा dt। अब बस यही फॉर्मूला मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर f का फॉर्मूला रख देते हैं। f का फॉर्मूला हमारे पास कितना होगा, दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस अगर r है तो एक हमारा ze है, एक हमारा e है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो फोर्स जो है वो कूलम फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस का ze मैग्नीट्यूड ले रहे हैं केवल, और दूसरे का e है, और डिस्टेंस हो जाएगा r स्क्वायर। तो ये हमारा f है, f का एक्सप्रेशन पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, r इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल एट टाइम t। आर को हम क्या लिख सकते हैं a अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इस डायग्राम से आप खुद देख लीजिए, यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है a और ये डिस्टेंस कितनी है r, तो ये जो r है वो हमारे पास कितना हो जाएगा a अपॉन साइन थीटा भी हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा वेरिएबल चेंज करते हैं। तो फ्रॉम फिगर मान लीजिए जो x है, x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा vt। एक्चुअली vt क्या है, मान लीजिए ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से यहाँ पर t टाइम में पहुंचता है v डिस्टेंस से, तो जो डिस्टेंस है x डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में, ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा vt हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू vt हो जाएगा, और vt को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे a cot थीटा लिख सकते हैं। vt को अपन क्या लिख सकते हैं a cot, x इज इक्वल्स टू वी टी इज इक्वल्स टू ए कॉट थीटा आ रहा है, वो कैसे आ रहा है देख लेते हैं। हमारा डायग्राम ऐसा बन रहा था, हमारा डायग्राम ऐसा बन रहा था, ये a था, ये r था, और ये x है ना। तो एक तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ रहा है vt आ रहा है, ये तो हम समझ गए ना। नेगेटिव साइन का मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। दूसरा हमारे पास में अगर ये थीटा है तो ये r के दो कंपोनेंट होते हैं, x कंपोनेंट कितना हो जाएगा r cos थीटा हो जाएगा। सो x हमारे पास कितना आ रहा है r cos थीटा आ रहा है, और अभी अभी अपन ने देखा था r कितना था a अपॉन साइन थीटा था, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो r की जगह रखेंगे a अपॉन साइन थीटा, और ये आ जाएगा cos थीटा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a cot थीटा। ओके, सो ये मैंने बता दिया। अगर ये आ जाएगा तो dt कितना हो जाएगा a बाई वी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से ये चीज कैसे आ जाएगी, ये यहाँ से अपन निकालते हैं। देखो vt आ रहा है a cot थीटा ना, vt हमारे पास आ रहा है, vt हमारे पास आ रहा है a cot थीटा, तो दोनों यहाँ से t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a बाई वी, और यहाँ पे आ रहा है cot थीटा। दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt कितना हो जाएगा a बाई वी रहने दो, और cot थीटा कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा, ये लिखा हुआ वहां पे। ठीक है, नेगेटिव साइन जो आ रहा है वो कूलम अट्रैक्शन की वजह से आ रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज था एक नेगेटिव चार्ज था, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अपन ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं हमारे फॉर्मूले में, तो कहाँ कहाँ पर पुट करेंगे, जेड ई स्क्वायर एज इट इज है, ओके उसको एज इट इज रहने दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है, उसको एज इट इज रहने दिया, और उसके बाद में हमारे पास में dt की जगह क्या पुट करेंगे, dt की जगह हम रखेंगे a बाई वी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये तो dt की जगह रखेंगे, और एक r की जगह क्या रखेंगे, r की जगह अपन रखेंगे a स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, r की जगह रख देंगे और dt की जगह रख देंगे, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, और एंगल की जो, क्योंकि थीटा की लिमिट है तो थीटा की लिमिट आपके पास यहाँ पे 0 टू पाई तक आ जाती है ना, तो 0 टू पाई में इसको सॉल्व करेंगे तो p का फॉर्मूला आ जाएगा ये। अब देखो, here v is taken outside the integral as the change in during the collision with a single electron is very small. Now the kinetic energy transfer to the electron. अब ये जब पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन के पास में गया, कूलम इंटरेक्शन हुआ, तो यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है p स्क्वायर अपॉन 2m, करेक्ट, p स्क्वायर अपॉन 2m होगा। सो p की वैल्यू हमने निकाल रखी है, वो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर आ गई। अब ध्यान से समझना, अब हमें क्या करना है, इफेक्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन का तो आ गया हमारे पास में, टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन विद द गिवन इम्पैक्ट पैरामीटर a, वी कंस्ट्रक्ट अ सिलेंड्रिकल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ रेडियई a एंड a प्लस a। हमारा जो इंसिडेंट बीम है वो इस डायरेक्शन से जा रही है,
और सपोज वो किसी इमेजिनरी वॉल्यूम में एंटर कर रही है। तो हमने एक सिलेंड्रिकल शेल ले लिया जिसकी रेडियस आप देख पा रहे हैं ए है और उसकी थिकनेस कितनी है डी है, करेक्ट, और उसकी लेंथ जो है वो कितनी है dx है। नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन दिस शेल, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो n है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास सपोज उस सिलेंड्रिकल जो शेल है, सिलेंड्रिकल शेल का जो वॉल्यूम है मान लीजिए वो है v, कैपिटल V। सो अगर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स मेरे पास n है तो सिलेंड्रिकल शेल के वॉल्यूम में कितने होंगे, n इंटू वी होंगे। अब मुझे ये v कैलकुलेट करना है। v क्या है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल। सिलेंड्रिकल शेल का वॉल्यूम निकालेंगे तो कोई भी वॉल्यूम जब निकलता है तो सिलेंड्रिकल शेल हमारे पास इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है ना। तो हमारे पास ये एरिया होगा, शेल का ही तो लेना है केवल, है ना। तो इस एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और ये लेंथ कितनी है, dx है। ठीक है। अब एरिया लेना है हमें इस रिंग का, और रिंग का एरिया हम जानते हैं, अगर ए रेडियस है और डी ए थिकनेस है तो एरिया होता है 2πr/dr। अब हमारे पास जो रेडियस है वो ए है तो एरिया हो जाएगा 2πa/dA और साथ में कितना है dx, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर है वो नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा, सपोज n है तो हमने निकाला था n को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, तो n को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2πa/dA और हमारे पास dx। अब ये तो हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ एटम्स, है ना, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। एक एटम के पास में कैपिटल Z इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, ये तो नंबर ऑफ एटम्स आए हैं, अगर एक एटम के पास में हमारे पास इतना आ रहा है यूनिट वॉल्यूम में तो Z एटम होने पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, Z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये नंबर मैं आपको दिखा देती हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है 2πa/dA dx n और z। ठीक है। तो हमारे पास में टोटल एनर्जी ट्रांसफर कितनी होगी, एनर्जी ट्रांसफर हमारे पास कितनी हो जाएगी इस कंडीशन में, हाँ, हेंस दस द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम अ चार्ज पार्टिकल टू द इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर हो रही है टी, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर हो रही है टी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं इनको कितनी ट्रांसफर होगी, तो सिर्फ इस नंबर को टी से मल्टीप्लाई करना है, जो कि अपन ने यहाँ पर कर दिया। इतनी एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। तो अगर इतनी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी तो ये एनर्जी लॉस हो गया ना। अब एनर्जी लॉस अगर हमारे पास इतना हो गया तो देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, हेंस द एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ। अगर हमारे पास ये एनर्जी है, एनर्जी लॉस आ गया डीई, करेक्ट, एनर्जी लॉस आ गया डीई, मैं लिख लेती हूँ डीई इज इक्वल्स टू, एनर्जी लॉस आ रहा है डीई इज इक्वल्स टू टी 2πn/Z/A/dA और साथ में कितना आ रहा है dx, इस dx को नीचे ले लो। जैसे ही इसको लेंगे dx तो dx बेसिकली था कौन सा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल की गई डिस्टेंस थी। तो अगर एनर्जी लॉस डीई है तो एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ कितना होगा, डीई अपॉन dx होगा, और क्योंकि एनर्जी लॉस हो रहा है तो वो नेगेटिव होना चाहिए इसलिए माइनस लेना पड़ेगा। सो हमें निकालना पड़ेगा माइनस डीई बाई dx, और इसको क्या बोलेंगे अपन, सो दस द एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एट इम्पैक्ट पैरामीटर बिटवीन ए एंड ए प्लस डी ए, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल शेल हमने ली थी वो ए से ए प्लस डी ए के बीच की ली थी, इसलिए ये हमने निकाल लिया, इतना आ गया। तो टोटल रेट ऑफ एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफन कॉल्ड द स्टॉपिंग पावर, तो ये है आपकी स्टॉपिंग पावर, और ये अपन को मिलेगी अगर अपन इंटीग्रेशन कर देंगे तो डीई बाई डी एक्स टोटल लेना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्स ले लिया, बचा क्या आपके पास टी 2πn/Z/A, मतलब क्या बचेगा अगर मैं इसमें से dx हटा दूं तो टी 2πn/Z/A/dA। अब इसमें से आप 2πnz को तो बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, तो 2πnz को बाहर ले लिया और हमें a पे लिमिट लगानी है तो हम लिमिट लगा देंगे a मिनिमम से a मैक्सिमम और टी ए डी आ जाएगा। t की वैल्यू जो है वो आपने ऊपर निकाल रखी है वो अपन पुट कर देंगे, ये यहाँ से t की वैल्यू ये रही इक्वेशन नंबर 2 से, जैसे ही आप t की वैल्यू पुट करोगे, करके देख लेना, आपके पास ये आ जाएगा। सो a मैक्सिमम से a मिनिमम डी ए अपॉन ए आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है log a होता है, लेकिन लिमिट पुट करेंगे तो ln a मैक्सिमम अपॉन a मिनिमम आएगा। अब हमारा काम है a मैक्सिमम और a मिनिमम की वैल्यू निकालना। सो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब अपन चलते हैं आगे।
तो माइनस डी बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, ये लॉग आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी। एट फर्स्ट इट सीम्स नेचुरल टू पुट ए मिनिमम इक्वल टू 0, सोच सकते हैं कि ए मिनिमम 0 है और ए मैक्सिमम इन्फानाइट है। दिस लीड्स टू अ रिजल्ट दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इज इन्फानाइट विच मस्ट बी अवॉइडेड। अगर हम ये वैल्यू लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। कोई भी एनर्जी इन्फानाइट हो ही नहीं सकती किसी रेडिएशन के पास में, इसलिए हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी। तो वहां पर वो जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, सो द लोअर लिमिट इज डिटरमाइंड बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब कैसे, इन एन इलास्टिक कोलिजन it is impossible to change the momentum of an electron by an amount greater than the 2 MeV, मतलब जो उसका चेंज इन मोमेंटम होता है उससे ज्यादा चेंज नहीं आ सकता। तो आप ये देखिए कि जब आपके पास में इलेक्ट्रॉन का मास है me, और सॉरी हमारे पास में जो मोमेंटम है मान लीजिए me, जाते टाइम पे, अगर लौटते टाइम पे बिल्कुल स्कैटरिंग 180 डिग्री पे हो जाए, हाईएस्ट एंगल कितना था 180 था, तो लौटेगा तो माइनस का mv हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, डेल्टा पी कितना आ जाएगा 2mv आ जाएगा, डेल्टा वी कितना आ जाएगा 2mv आ जाएगा। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जिसमें डेल्टा पी और डेल एक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है उसमें डेल्टा पी की वैल्यू 2m ही आती है। तो हम यहाँ पर यही कंसिडर करेंगे कि इस कंडीशन में इसको नियरली इक्वल टू क्या रख देंगे, h रख देंगे, फिर डेल्टा पी की वैल्यू क्या रखेंगे, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, ये हमारा आ जाएगा 2mv। तो यहाँ से डेल्टा x जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, a मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि हमने डेल्टा p जो है वो मैक्सिमम ले लिया। जब आपका पास पार्टिकल जाता है तो वो किसी एंगल पे, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब थीटा 180 होता है, और अगर पार्टिकल जाके स्कैटर होके इधर 180 पे आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा पी की वैल्यू आपने क्या ले ली, मैक्सिमम ले ली। तो जाहिर सी बात है डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम आएगी। तो हम डेल्टा पी जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं 2mv, और डेल्टा एक्स जो है वो अपन ले रहे हैं ए मिनिमम, ठीक है, और इसको नियरली इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट रखते हैं अनसर्टेनिटी से। सो ए मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपॉन 2mv। सो ये रहा ए मिनिमम h अपॉन 2mv। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन ए मैक्सिमम लेते हैं। ए मैक्सिमम अपन कैसे लेते हैं, फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वी नो दैट द परटर्बिंग फील्ड फ्रॉम अ चार्ज पार्टिकल विल नॉट चेंज द क्वांटम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन अनलेस द टाइम a by v is small compared to the period of oscillation which is 1 upon v, hence a maximum is equals to a upon u where v is the average of the frequencies of oscillation of electron। यहाँ पर a maximum डिसाइड करने के लिए इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किया है, जिसमें ये मान के चल रहे हैं कि जब कोई पार्टिकल इंसिडेंट होता है हमारे पास में, रेडिएशन जो आती है वो फोटोन लेके आती है, फोटोन लेके आती है, तो फोटोन की एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, एच न्यू होती है। तो जब वो मैटर के साथ में इंटरेक्ट करती है तो वो उसके अंदर भी ऑसिलेशंस जनरेट हो जाते हैं, और वहां से अपन उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो वो जो डिस्टेंस यहाँ पे निकाली है उस फॉर्मूले से अपन निकालते हैं इसको। देखो यहाँ पे मैं समझाती हूँ आपको। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस मान लीजिए a मैक्सिमम है और जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो v है। हम जानते हैं ऑसिलेशंस अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो टाइम का फॉर्मूला कितना होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी मान लीजिए हमारे पास कितनी है, न्यू है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास ये दोनों टाइम को इक्वेट करेंगे, इनको इक्वेट करने से हमारे पास a मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी v अपॉन न्यू। तो यहाँ से हमें a मैक्सिमम की वैल्यू ये मिल जाएगी v अपॉन न्यू। ठीक है, अब ये वैल्यूज अपन इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। यहाँ पर देखो ये a मैक्सिमम है और ये a मिनिमम है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। a मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी v अपॉन न्यू, और a मिनिमम हो जाएगा 2mv अपॉन कितना था, 2mv अपॉन सॉरी h अपॉन 2mv, h अपॉन 2mv। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, आप रख देना, आपके पास आंसर आ जाएगा ये स्टॉपिंग पावर का। द एनर्जी एच न्यू इज एन एवरेज एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द एटॉमिक नंबर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए बस यही आपका फॉर्मूला था। अब थोड़ा सा आगे देखिए, द मीन आयनाइजेशन पोटेंशियल इज गिवन बाय द एम्पेरिकल रिलेशन। मीन आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारे पास ये होता है। अब ये जब हमने अभी तक किया था तो हमने नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए किया था, ठीक है। In 1930, Bethe deduced an approximate quantum mechanical relationship using Born approximation. A more exact quantum mechanical formula was derived in 1933 by Bloch. The Bethe formula for the stopping power for slowing down medium, taking into account relativistic effect एट हाई पार्टिकल स्पीड। हमने जो ये फॉर्मूला निकाला है ये ध्यान रखना नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए है। अब ये वाला टर्म तो रहेगा ही रहेगा, जब रिलेटिविस्टिक केस ले लेते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास देखो ये यहाँ से यहाँ तक का टर्म तो हमारे पास था ही सही, ये एक्स्ट्रा टर्म आपके पास आ जाता है, ये वाला टर्म जो आता है वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कंसीडर में आता है।
बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये हमारा था एनर्जी लॉस, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लॉस ड्यू टू आयनाइजेशन। अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास माइनस डीई बाई डीएक्स वर्टिकल में है और एनर्जी के साथ जो है वो इस तरह से ग्राफ आता है। ये ग्राफ भी आपको प्लॉट करना आना चाहिए। बाकी आई डोंट थिंक ये वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट है। बेथे फॉर्मूला जो है वहां तक कर लोगे तो भी हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, क्योंकि स्टॉपिंग पावर का फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा है वो ही है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच एवरीवन।